ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन। नंबर 2 डायबिटीज, शुगर। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। नंबर 4 ओबेसिटी। नंबर 5 फिजिकल इनएक्टिविटी। नंबर 6 स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक या अदर ड्रग एब्यूज। ये दोनों नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट दोनों केवल एक विंडो पीरियड में, जिसको हम गोल्डन आवर भी कह सकते हैं, 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन और विद इन 6 आवर। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद रिकवरी कुछ लोगों में जल्दी शुरू होती है, कुछ लोगों में लेट शुरू होती है, बट रिकवरी डेफिनेटली होती है। सर, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में कुछ बताइए। इनमें 2 तरह के रिस्क फैक्टर हम मान सकते हैं, एक मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल की पहले बात करें, लाइक किसी का एज है लाइक 60 इयर्स की एज के ऊपर हम मान के चलते हैं कि वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस या लिपिड जमा होने की वजह से उसके चांसेस स्ट्रोक के बढ़ जाते हैं, जो हमारी एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड है जेंडर। सर्टेन एज ग्रुप्स में फीमेल्स या मेल्स में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी के पेरेंट्स को स्ट्रोक का हिस्ट्री रहा है तो उस पर्सन को भी स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हिस्ट्री हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है मॉडिफाइबल रिस्क। सबसे कॉमन है जिनमें ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन। नंबर 2 डायबिटीज, शुगर। नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। नंबर 4 ओबेसिटी। नंबर 5 फिजिकल इनएक्टिविटी। नंबर 6 स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक या अदर ड्रग एब्यूज। ये सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, जिनको हम प्रिवेंट करें तो स्ट्रोक होने के चांसेस से हम बच सकते हैं। सर, अभी आपने बहुत सारे जो बताए ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि फॉलो करते हैं तो स्ट्रोक के चांसेस कम किए जा सकते हैं। उसके अलावा आप अभी ये भी बता रहे थे कि बीपी, डायबिटीज़ वगैरह अगर इनको हम कंट्रोल करते हैं तो भी स्ट्रोक के चांसेस को कम किया जा सकता है। लेकिन सर, नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग जैसे उनको डॉक्टर दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे बीपी की है, बीपी 2-4-10 दिन में मान लीजिए उनका नॉर्मल होने लगता है तो वो दवा छोड़ देते हैं। या डायबिटीज़ वाले भी जो है उनको कहा जाता है कि ज़्यादा अगर मीठा वीठा नहीं खाना है तो वो खाने पे कंट्रोल नहीं रहता उनका। तो इस तरीके के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा मैम कि अगर आप रेगुलरली अपना बीपी, शुगर कंट्रोल रखेंगे, रेगुलर अपने फिजिशियन से संपर्क में रहेंगे इनके कंट्रोल के लिए, रेगुलर घर पे मॉनिटरिंग के लिए भी आजकल डिवाइसेज हैं कि बीपी मशीन आती है, शुगर मशीन आती है, वो चेक करते रहेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपने आप को बहुत बड़ी डिसेबिलिटी जो स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, जो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए मॉनिटरी सब तरह से बर्डन बन सकती है, से आप बचा सकते हैं। और आगे अगर आपका ये सब कंट्रोल रहेगा तो इनकी वजह से जो बाकी कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्ट्रोक के अलावा, जो बीपी शुगर का आई पर असर पड़ता है या किडनी पर असर पड़ता है या हार्ट पर असर पड़ता है, उनसे भी अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, बशर्ते केवल अपना बीपी और शुगर कंट्रोल रखें और रेगुलर चेकअप कराएं। सर, लाइफस्टाइल के चेंजेस भी आपने बता दिए, क्या कोई प्रिवेंटिव मेडिकेशन भी है क्या स्ट्रोक के लिए? एज सच स्ट्रोक का प्रिवेंशन जो होता है वो रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन से, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन से ही होता है। जो आपको बताया रिस्क फैक्टर हमने जो कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर है उनको कंट्रोल करने से। इसके अलावा कुछ लोगों में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या शुगर की दिक्कत होती है, 60 इयर्स की एज के बाद एस्पिरिन नाम की एक टैबलेट आती है, वो यूज की जाती है, वो इस्चेमिक स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करती है। उन लोगों को साथ में लिपिड अगर बढ़े हुए हों तो हाई लिपिड्स के लिए जो दवाइयाँ होती है वो भी दी जाती हैं, जो स्ट्रोक को होने से बचाने के में हेल्प करती है। अदरवाइज कोई स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए और कोई मेडिसिन नहीं होती है। सर, तो फिर डायग्नोसिस किस तरीके से होता है इसका? स्ट्रोक के डायग्नोसिस के 2 पार्ट हैं। एक क्लिनिकल सिम्टम्स, सडन एक्यूट चेंजेस जो हो रहे हैं आपके बॉडी में। दूसरा, तुरंत हमको सीटी या एमआरआई जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो उसके हिसाब से हमें करना होता है। उससे हमको पता चलता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ है या ब्रेन में क्लॉट की वजह से ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हुई है। इससे हम उसका डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा फिर साथ में हमको डायग्नोसिस के साथ और रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं कि और क्या बीमारियां उनको साथ में निकल के आ रही हैं, ये हमको देखना होता है। जी, तो डायग्नोसिस के बाद में सर फिर ट्रीटमेंट में हमको समझना होगा, जब हम फास्ट की बात करते हैं जिसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है,
तो टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी हम टाइमली स्ट्रोक के सिम्टम्स को पिकअप कर पाएंगे, जितना जल्दी हम नियर बाय हॉस्पिटल में हम पहुंच पाएंगे और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतना ही हम ब्रेन की सेल्स को इरिवर्सिबल डैमेज से बचा सकते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लाइक एक आजकल न्यू इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए अवेलेबल होते हैं। लाइक ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसके लिए टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर TPA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 4.5 घंटे के अंदर यदि कोई मरीज हमारे पास आता है, CT स्कैन या MRI में हमको पता चलता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई अवरुद्ध है, तो हम पेशेंट की कंडीशन असेस करके उस इंजेक्शन को लगाते हैं। उस इंजेक्शन को लगाने से लगभग 50% तक चांसेस होते हैं उसकी रिकवरी बहुत अच्छी और जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होते हैं। बाकी रिकवरी में और टाइम लगता है, फिर भी अगर 50% तक बर्डन यदि हमारा कम हो जाता है, 50% चांसेस अच्छे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद भी ऑप्शंस होते हैं, बट ये एक न्यू विंडोज ट्रीटमेंट विंडोज नई खुली हैं जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा यदि ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, तो विद इन 6 आवर्स या 6 से 24 घंटे के अंदर भी एक एंजियोग्राफी की जांच करके हम देखते हैं। यदि उसमें लार्ज वेसल में, बड़ी वेसल्स में ऑक्लूजन है या ब्लॉकेज है, तो हम उसको भी निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रोसीजर को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी MT के नाम से जाना जाता है। सो टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ये दोनों नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट दोनों केवल एक विंडो पीरियड में, जिसको हम गोल्डन आवर भी कह सकते हैं, 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन और विद इन 6 आवर्स आइडियली, या 6 to 24 आवर्स इन सेलेक्टेड केसेज, जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का ऑप्शन है। इसके बाद वाले टाइम में मेडिसिन, खून को पतला करने की दवाइयाँ, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल जो कॉमनली यूज होती हैं, या अदर जो मेडिसिन हैं, वो हम यूज करते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए। इसके अलावा यदि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो उसमें हमको सूजन को कम करने की दवाइयाँ, जो हेमरेज की वजह से हुआ है, या BP शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ और बाकी सब मेडिसिन यूज करनी होती हैं। कुछ केसेज में इस्चेमिक या हेमरेजिक दोनों में जब सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ती है, जिसमें हड्डी को बाहर से हटाने का ऑपरेशन या ब्लड को सक करने का ऑप्शन जो होता है, वो हम यूज करने का ऑप्शन होता है। सर, ये जो आपने न्यू टेक्नोलॉजीज बताई, इंजेक्शन बताया, सर ये तो बहुत कॉस्टली होते होंगे? मैम हाँ, कुछ उनका कॉस्टली हैं, लेकिन यदि किसी को कॉस्ट का भी इशू आता है, तो अपने नियर बाय सरकारी हॉस्पिटल में, लाइक जयपुर में सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अवेलेबल हैं। बाकी नियर बाय अपने प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट जहाँ भी आप जाएंगे, एटलीस्ट न्यूरो फिजिशियन का फैसिलिटी जहाँ हो और CT स्कैन साथ में वहाँ पर हो। बेसिक रिक्वायरमेंट इन ट्रीटमेंट्स के लिए हैं, तो वहाँ पर ये मिल जाते हैं। सर, एक और बात तो मुझे लग रही है, जैसे हम, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी बहुत रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, वहाँ से अगर कोई ये 4.5 घंटे और 6 घंटे में नहीं पहुँच पाते, तो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ऑप्शन वहाँ के न्यूरो फिजिशियंस जो हैं, अच्छा न्यूरो फिजिशियन तो खैर गाँवों में है ही नहीं इतने, तो वहाँ के जो नॉर्मल फिजिशियन हैं, वो जो जयपुर के फिजिशियंस हैं, उनसे कंसल्ट करके कुछ इसका टेली मेडिसिन से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है क्या? मैम डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि टेलीमेडिसिन से भी इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस कर सकते हैं, बट वहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है CT स्कैन का फैसिलिटी और एक फिजिशियन जो NIHS एक प्रोटोकॉल होता है, NIHSS, उस प्रोटोकॉल को जानकर उनको पेशेंट को असेस कर सके और बाकी सब चीजें इन्फॉर्म कर सके। यदि ऐसा हो और वो इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी वहां पर हो, ये तीनों चीजें यदि हों, तो टेलीमेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज, कुछ एक कंट्रीज में इवन बिफोर पेशेंट का हॉस्पिटल में रीच होने से पहले ही एम्बुलेंस में ही ये इंजेक्शन बाय ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ वो इंजेक्शन को यूज करते हैं, विद कॉन्टेक्ट विद द जो टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने डॉक्टर्स के वहां से कंसल्ट करके। इंडिया में भी कुछ जगह शुरू हुई है, पर थोड़ा डेवलप होने में और टाइम इसको लगेगा यहाँ पर, कि सब जगह CT स्कैन और फिजिशियन इससे इक्विप्ड हो, प्रोटोकॉल को जानते हो, और नर्सिंग स्टाफ इसके लिए जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो इसके लिए अवेयर हो, देन ओनली, और साथ में इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी उस जगह पर हो। पर मुझे लगता है होगा ये भी जल्दी ही, क्योंकि जैसे कि मैं अपने ही उसमें देख रही हूँ, जब हम पढ़ा करते थे तब से लेकर के आज तक में ये जो अपनी गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें कितना जो फ्री मेडिसिन की जो सप्लाई हो रही है, इतना इजीली लोगों को अवेलेबल हो रहा है, तो ये भी हमारा ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मतलब गरीब तबके के या अपने जो इंडिया में मिडिल क्लास या लोअर इनकम वैरायटी वाले जो मरीज हैं उनके लिए, कि अगर आप
अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो आप तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन आपको टाइम के अंदर वो पहुँचना होगा उस चीज़ के लिए। जी सर, स्ट्रोक पर आपने इतना डिटेल जानकारी तो दे दी है, अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे? मैं आपके श्रोताओं से केवल 2-3 चीज़ें ही कहना चाहूँगा स्ट्रोक के बारे में। जी। स्ट्रोक को जितना जल्दी हम आइडेंटिफाई करें उसके लिए सिम्टम्स सडन एक्यूट चेंज, याद रखें फास्ट, बी फास्ट, बैलेंस, आई, फेशियल, आर्म, स्पीच। नंबर 1। नंबर 2, टाइमली अपने हॉस्पिटल नियर बाय जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे जिससे आपका एक्यूटली तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो सके। नंबर 3, स्ट्रोक से बचाव के लिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हैं लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सबको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको कंट्रोल करें। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद रिकवरी कुछ लोगों में जल्दी शुरू होती है, कुछ लोगों में लेट शुरू होती है, बट रिकवरी डेफिनेटली होती है। इसके लिए हमको लगातार मरीज के साथ संयम से काम लेते हुए ट्रीटमेंट कराना होगा। ये ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, इससे थकावट महसूस ना करें क्योंकि इसमें लगभग लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलने की आवश्यकता होती है जो हमको आगे दोबारा होने से स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अंत में मैं एक वाक्य कहूँगा, टाइम इज ब्रेन, यू कैन सेव योर ब्रेन विद टाइम। सो व्हेनेवर यू आर लूजिंग टाइम, यू आर लूजिंग योर ब्रेन सेल्फ, यू आर लूजिंग योर ब्रेन। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को इतनी सहजता से एक्सेप्ट किया और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हमने बात की स्ट्रोक पर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर कपिल खंडेलवाल जी से। आपने हमें बताया कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके हम स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं, और अगर डायबिटीज़ या बीपी जैसी बीमारी है तो डॉक्टर की गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से इन्हें कंट्रोल में रखा जा सकता है और स्ट्रोक के खतरे को भी कम किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी को स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचा सके। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।